संजय शुक्ला, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष की क्लास में पुनः उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। यानी आज का हम लोगों का जो विषय है वो राजनीति विज्ञान है और इसमें राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। यानी प्रथम वर्ष की क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत सरकार और राजनीति। आज का जो टॉपिक है वो संवैधानिक सुधारों के अध्याय से, यानी चैप्टर आज हम लोगों का है संवैधानिक सुधार, जिसमें आज हम लोग टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो है 1935 का अधिनियम। यानी देखें कि 1935 का जो अधिनियम है, ये जो ब्रिटिश कालीन संवैधानिक सुधार है, इसमें ये अंतिम सुधार है। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारत में इस तरह का कोई अधिनियम नहीं पारित किया। इसलिए अगर आपसे पूछा भी जाता है कि संवैधानिक सुधारों में अंतिम अधिनियम कौन सा है या अंतिम संवैधानिक सुधार कौन सा है, तो 1935 का अधिनियम। अब देखिए कि जो अधिनियम है, इसको पढ़ने के पीछे हम लोगों का उद्देश्य क्या है। तो जो अधिनियम है 1935 का, इसके अधिनियम की विशेषताओं से परिचित होना। जो अधिनियम है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, इसको जानना, इसका परिचय प्राप्त करना। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पर। तो अगर मुख्य विषय देखें जो अधिनियम है 1935 का, तो इसके पीछे एक जो पहला इसके जो विषय है वो ये है कि जो अधिनियम पारित किया गया उसकी परिस्थितियां क्या हैं, या अधिनियम के पारित होने के कारण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी संवैधानिक सुधार जो भी भारत में हुए ब्रिटिश काल में, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहा। वो कारण यह है कि जनता द्वारा उत्तरोत्तर जो सुधारों की मांग की जा रही है, अधिकारों की मांग की जा रही है, शासन में जो अधिक से अधिक भागीदारी की मांग की जा रही है, उसी को ध्यान में रख करके ब्रिटिश संसद समय समय पर अधिनियम पारित करती है, जिसे हम संवैधानिक सुधार कहते हैं। तो इसमें भी क्या है कि जो अधिनियम है उसकी जो परिस्थितियां हैं या कारण है, तो उसमें जो पहला कारण है कि जो 1935 के अधिनियम से पहले एक अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो जो 1935 का जो अधिनियम था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भारत के नेता थे या जनता थी, उनको लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो बड़े न्यायप्रिय है और वह कहीं न कहीं भारतीय जो जनता की जो इच्छाएं हैं, यानी स्वराज्य, उस स्वराज्य को कायम करने का प्रयास करेगी भारत में। यानी जो भारत का शासन है वो भारतीयों को सौंपेगी। यहाँ पे स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही है। स्वराज्य मतलब कि जो भारत का शासन है वो अभी भारतीयों द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन इस पे जो नियंत्रण है यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेगी, यानी संसद और ताज के अधीन। लेकिन 1919 के अधिनियम में जो नेताओं की या जनता की अपेक्षा थी उसे पूरा नहीं किया गया और भारतीयों को भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण कांग्रेस सहित जो बड़े बड़े दल थे उन्होंने 1919 का जो अधिनियम था इसे अपर्याप्त मानते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसका विरोध उन्होंने शुरू कर दिया। तो विरोध कर दिया तो जाहिर सी बात है कि अब नया अधिनियम लाया जाए, नया सुधार लाया जाए, जिससे भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके। इसी कड़ी में 1935 का अधिनियम आया, जो बड़ा कारण था इसको पारित करने के पीछे। दूसरा जो कारण है कि कांग्रेस ने जैसे 1919 के अधिनियम को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा भी था कि जिसने कहा कि हम अधिनियम को न मान करके, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव में भाग न लेकर के सीधे इसको अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी था कांग्रेस का, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास इसके नेतृत्व करता थे, जिनका मानना था कि जो संवैधानिक सुधार 1919 का है, इसमें शामिल होकर के विधायिका में पहुंच करके जनता की ओर से चुन करके विधायिका में जाकर के जो 1919 की जो विसंगतियां हैं उसको गिनाया जाए, यानी उसको उजागर किया जाए, जिससे सरकार पर भी दबाव पड़ेगा और जनता में भी एक शिक्षा एक इस तरह 1919 की जो एक्ट है उसके बारे में जो विसंगति है उसका प्रचार प्रसार भी होगा।
तो फिर स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ और स्वराज पार्टी ने आप देखें तो मध्य प्रांत और मैंने ये जो विधानसभा चुनाव हुए प्रांतीय सरकारें बने उसमें कई जगह इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी रही और ये लोग विधायिका में पहुंच करके 1919 के एक्ट की जो कमियां थी उसको एक एक करके उसकी बखिया उठेगा। तो एक बड़ा कारण ये भी था। दूसरी चीज साइमन कमीशन, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो 1919 का अधिनियम पारित किया गया इसमें ये प्रावधान था कि जब अधिनियम क्रियान्वित किया जाएगा 1919 का एक्ट तो यह किस तरह भारत में काम किया, ये कितना भारतीयों के हित में रहा, इसमें क्या विसंगतियां थी, इसकी जांच करने के लिए यानी ये कहाँ तक सफल रहा 1919 का एक्ट, इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत का, ध्यान दीजिएगा, पहला संवैधानिक आयोग भी होगा जो अक्सर करके पूछा भी जाता है कि भारत में ब्रिटिशकालीन भारत में पहला संवैधानिक आयोग कौन सा है। तो ये साइमन कमीशन यानी जो साइमन कमीशन है ये पहला संवैधानिक कमीशन है, स्टैट्यूटरी कमीशन है। तो ये गठित किया गया और जब गठित किया गया तो ये 10 वर्षों के बाद गठित किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि डिटेल में परिस्थितियां बदली और सरकार ने 1927 में ही इसका गठन कर दिया और 27 में गठन कर दिया। तो ये भी भारतीयों में एक कहीं न कहीं शंका उत्पन्न हो गया कि एक तो सुधार पर्याप्त है, दूसरा सरकार और भी सुधारों के लिए कदम उठाने के बजाय इसको भारतीयों को गुमराह करने के लिए या उनके जो मांगे हैं उस पर ध्यान बटाने के लिए उसने समय से पहले ही एक आयोग गठित कर दिया। और जो आयोग गठित भी किया, इस आयोग में सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। तो भारतीयों का शंका और बढ़ा कि अगर भारतीय समस्याओं से का समाधान अगर सरकार चाहती तो भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल करती तो कम से कम भारत की जो कठिनाइयां हैं, जो 1919 की एक्ट की जो विसंगतियां हैं, उसे जो भारतीय सदस्य होते वो ज़्यादा सरकार को परिचित कराते। तो इसमें भारतीयों को नहीं रखा गया। तो जगह जगह पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ और विरोध जब हुआ तो ये भी एक दबाव था। और जो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट में 1919 की एक्ट को वो अपर्याप्त माना, यानी कहीं कहीं उसने भी अपना रिपोर्ट जो सौंपा तो 1919 के पक्ष में नहीं था। दूसरी बात, नेहरू रिपोर्ट। जब भारत में साइमन कमीशन का विरोध होने लगा और लगातार ये ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनने लगा, राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी, तो सविनय अवज्ञा की भी पृष्ठभूमि बनने लगी। आप ध्यान देंगे कि 1919 के एक्ट के बाद असहयोग आंदोलन चला और असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने लगी। इससे बचने के लिए जो राजनीतिक वातावरण था उसमें जो भारत सचिव थे बुकेनहेड, उन्होंने कहा कि भारतीयों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने लिए ऐसा कोई सुधारों का खाका खींच सके, बना सके, मसौदा तैयार कर सके कि जो सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार है। तो ये एक चैलेंज था, इसलिए हम भारत के लिए अपने अनुसार सुधारों का एक रूपरेखा तैयार करेंगे और उस पे जिस पे भारत के जो नेता हैं उनको सहमत व्यक्त करनी होगी क्योंकि उनमें ये क्षमता नहीं है। तो इस चुनौती को तत्कालीन जो भारतीय नेता हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया और जब स्वीकार कर दिया तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई जिसने भारत में संवैधानिक सुधारों का एक खाका खींचा। लेकिन ये जो खाका खींचा तो आरंभ में तो सभी दल साथ में थे, लेकिन जैसे नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ अधिकांश जो लोग थे, दल थे, इसका विरोध करने लगे। जैसे जिन्ना इसका विरोध करने लगी और जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। तो यहाँ एक स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता किसी एक मुद्दे पर एक मत नहीं है, यानी राजनीतिक रूप से विभाजित है क्षेत्रीय और सामुदायिक हितों को लेकर के। तो यहाँ पे कोई बात नहीं बन पाए। तो उसी समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने लगा। फिर ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया, यानी ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए जिसमें भारत के राजनीतिक जो दल हैं उनके प्रतिनिधि शामिल थे।
इसमें भी भारत जो ब्रिटिश सरकार है वो कहीं न कहीं भारत में फूट डालो और राज करो की जो नीति है उसको अमली जामा पहना यानी जारी रखने का प्रयास किया। और जब प्रयास किया तो कहीं न कहीं कांग्रेस पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुई, दूसरे में शामिल हुई और तीसरे में वो शामिल नहीं होती। यानी कांग्रेस एक ही अधिवेशन में शामिल होती है, यानी एक ही गोलमेज सम्मेलन में, जो दूसरा गांधी जी शामिल होते हैं। लेकिन वहाँ भी सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि वो भारत में जो सांप्रदायिकता है उसकी आड़ में, अल्पसंख्यक की आड़ में कोई भी ऐसा सुधार नहीं लाना चाहती, यानी कि कोई भी ऐसा सुधार लाने से बचना चाहती जिससे भारत में उत्तरदायी सरकार या कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के हितों को क्षति पहुंचे। तो वो तीनों गोलमेज सम्मेलन भी क्या हुए कि असफल ही रहे, यानी किसी भी मुद्दे पर एक मत नहीं हो पाया भारत के जो राजनीतिक प्रतिनिधि। इन्हीं परिस्थितियों में जो ब्रिटिश सरकार है, जो भारत सरकार यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो भारत सचिव है, उन्होंने वो सभी लोगों ने एक जो अपना रूपरेखा बनाया और ब्रिटिश संसद में जो बात चली कि भारत में नया सुधार आयोग लाया जाए, साइमन कमीशन का रिपोर्ट भी था, तो उसी के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया और उसी श्वेत पत्र के आधार पर 1935 का अधिनियम पारित किया गया। तो ये तमाम परिस्थितियां थी कि जो भारत में सुधारों को अनिवार्य बना रही थी, और सुधारों को अगर अनिवार्य बना रही थी तो 1935 का जो संसद ने अधिनियम पारित किया, उस अधिनियम की विशेषताएं हम देखें क्या है। विशेषताएं हम देखें कि इसमें केंद्र में संघीय सरकार स्थापित करने का प्रयास किया गया। दूसरी बात, संरक्षक सहित उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। संप्रदाय का जो प्रतिनिधित्व है उसका विस्तार किया गया। प्रस्तावना इसमें नहीं दी गई, ध्यान दीजिए, प्रस्तावना नहीं दी गई। और 1919 के एक्ट में जो प्रस्तावना दी गई थी उसी प्रस्तावना को 1935 के एक्ट के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि सरकार ने सोचा कि कहीं ये लोगों को भ्रम ना हो जाए कि एक नया ये सुधार है। तो प्रस्तावना 1919 की प्रस्तावना को इसमें जोड़ करके जनता में संदेश देने का प्रयास किया गया कि ये सुधारों की अगली कड़ी है, कोई नया सुधार नहीं है, या भारत में कोई नया ऐसा एक नया संविधान नहीं बनाया गया। तो ये बड़ी बात है। दूसरी चीज, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, वो समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतों में स्वराज्य स्थापित किया गया और इसमें पहली बार 3 सूचियों में जो शासन के विषय हैं उसको 3 सूचियों में बांट दिया गया, यानी संघीय सूची, प्रांतीय सूची और राज्य सूची। ध्यान देंगे कि पहली बार जो 3 सूचियों का जो प्रावधान है, शासन के विषयों को जो 3 सूचियों में बांटा गया है, वो 1935 के एक में बांटा गया। और यही से सीधे जो स्वतंत्र भारत का संविधान है, उस संविधान में ये 3 सूचियां ले ली गई, यानी उसको शामिल कर लिया गया। तो जो 3 सूचियां थी उसमें संघीय जो सूची थी उसमें 54 विषय रखे गए, 59 विषय रखे गए, और जो प्रांतीय सूची थी उसमें 54 विषय और जो समवर्ती सूची थी उसमें 36 विषय शामिल किए गए। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। अब हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय संघ, यानी केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात की गई और कहा गया कि जो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत हैं और 6 कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर के केंद्र में एक संघ का निर्माण किया जाएगा। यानी ये संघ जो होंगे वो प्रांतों 11 प्रांत, 6 कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर बने। ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये है कि ये तीनों जब शामिल होंगे तभी ये संघ अस्तित्व में आएगा। और जो देशी रियासतें हैं ये बाध्यकारी नहीं था कि लोग इसमें शामिल हैं। ऐसे में जो देशी रियासतें थी वो शामिल नहीं हुई अधिकांश रियासतें, इसलिए इस संघ संबंधी जो प्रावधान था 1935 के एक्ट का, ये क्रियान्वित नहीं किया गया। अब ये अगर मान लीजिए संघ बनता भी और देशी रियासतें शामिल भी होती तो उनके साथ एक शर्त थी कि उनको एक स्वीकृत लेख पर हस्ताक्षर करने होते थे, जिसमें उस स्वीकृत लेख में क्या था कि जो देशी रियासतें संघ में शामिल होती वो कौन कौन सी शक्तियां अपने संघ को ट्रांसफर कर रही हैं उसका उसमें उल्लेख होता और उस पर वो हस्ताक्षर करती। और फिर संघ जब अस्तित्व में आ जाता तो उसके लिए एक संघीय व्यवस्थापिका, एक संघीय कार्यकारिणी और एक संघीय न्यायालय की स्थापना
का विचार, यानी 1935 के एक्ट में। यानी जब संघ बनेगा तो उसमें एक संघीय न्यायालय स्थापित किया जाएगा, संघ की एक व्यवस्थापिका होगी और संघ की एक कार्यकारिणी। क्योंकि संघीय प्रावधान लागू नहीं हुआ इसलिए ये चीजें भी स्थापित नहीं की। अब देखिए कि हमने बताया कि केंद्र में दैव शासन लागू किया गया। दैव शासन मतलब क्या होता है कि शासन के विषयों को, जो केंद्रीय शासन का विषय है उसको दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय जो पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रांतीय शासन को भी दो भागों में बांटा गया था तो हम उससे परिचित हैं। यहाँ पे देखिए कि जो आरक्षित विषय है और हस्तांतरित विषय, तो आरक्षित जो विषय है उसमें ऐसे विषय रखे गए जो कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में जो उसकी संप्रभुता है उसको लेकर के जरूरी था। यानी जो ऐसे विषय थे कि जो भारत में ब्रिटिश हितों को प्रभावित करने वाले थे वो सीधे आरक्षित विषय में रखे गए, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, चर्च और कबीलों के मामले आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए। और इनका जो शासन था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 3 सभासदों की सहायता चलाता था। ध्यान दीजिएगा, जो आरक्षित विषय का शासन है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय या गवर्नर महाराज्यपाल जो होता था, जिसको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे, वो 3 सभासदों की सहायता से चलाता था। तो अगर 3 सभासदों की सहायता से चलाता है तो ये ध्यान रखिए कि ये प्रावधान था कि ये सभासद 3 से अधिक नहीं हो सकते, यानी वो अपने सहयोगी के रूप में 3 सभासदों की नियुक्ति कर सकता है, इससे ज्यादा भी नहीं कर सकता। दूसरी बात हस्तांतरित विषय, तो जो आरक्षित विषय में नहीं रखे गए 59 विषयों में से वो सभी विषय हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखे गए। और जो हस्तांतरित विषय का शासन था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से चलाता था। ध्यान दीजिएगा, आरक्षित विषय का शासन सभासदों की सहायता से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चलाता था और हस्तांतरित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मंत्रिपरिषद की सहायता से चलाता। अब इस जो मंत्रिपरिषद था इसमें भी शर्त थी कि 10 से अधिक नहीं हो सकते थे, यानी जो मंत्रिपरिषद होगी वो 10 से अधिक नहीं होगी और इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि को शामिल करना, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी था। दूसरी चीज, जो ये मंत्रिपरिषद होगी ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। ध्यान दीजिएगा, ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन मंत्रियों की जो नियुक्ति है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मंत्रिपरिषद की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से करना होता था और उन्हीं लोगों को मंत्री के पद पर नियुक्त करता था जिनके पीछे सदन में बहुमत था। ध्यान दीजिएगा, जिनके पीछे सदन में बहुमत था वही लोग मंत्री के पद पर नियुक्त हो सकते थे। तो ऐसे में जो मंत्री होते थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसीलिए 1935 के एक्ट में केंद्र में थोड़ी सी उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई। तो जो मंत्री हैं वो गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त हैं, तो इसका मतलब है गवर्नर जनरल की ये प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते थे। और अगर विधानसभा में चूंकि विश्वास भी इनको प्राप्त होना चाहिए, तो अगर विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पेश कर देती तो ये मंत्री अपने पद से क्या किए जाते थे, हटा दिए जाते थे। यानी विधान परिषद प्रस्ताव पारित करके इस मंत्रियों को हटा भी सकती थी और गवर्नर जनरल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते थे, इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी इनको हटा सकता। तो ये जो मंत्री हैं विधान परिषद के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी है। ध्यान दीजिए ना, आज भी ये व्यवस्था कायम है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे गवर्नर जनरल अभी महत्वपूर्ण है क्योंकि गवर्नर जनरल की शक्तियों में कहीं से भी कमी नहीं की गई, क्योंकि वही भारत में ब्रिटिश शासन का आधार स्तंभ था। अब देखिए कि अब अगर केंद्र में विधानमंडल पहले 1919 के एक से ही दो विधानमंडल के 2 सदन थे, विधानसभा और राज्यसभा। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और 375 कर दिया गया और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 260 कर दी गई। दूसरी बात ये थोड़ा सा किया गया कि ब्रिटिश संसद कहीं न कहीं अपने जो हित हैं, संप्रभुता है,
भारत में वो बरकरार रखने के लिए दृढ़ संकल्प थी और उसमें कहीं भी कोई ढिलाई नहीं देना चाहती थी। तो 1935 के एक्ट में भी उसने रक्षा कवच और संरक्षण को अपना मजबूत हथियार बनाया। दूसरी चीज, जो संसद की संप्रभुता है भारत में, वो भी अक्षुण्ण रही, क्योंकि जो संसद ने अधिनियम पारित किया था, उस अधिनियम को जो केंद्र या प्रांत की जो विधानसभाएं थी, वो उसके किसी भी प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। यानी संसद की जो संप्रभुता है उसके विरुद्ध वो कार्य नहीं कर सकती थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो संप्रदाय के प्रतिनिधित्व का इसमें विस्तार किया गया, तो जो हरिजन हैं इनके लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का इनके लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का निर्माण किया गया। ध्यान दीजिएगा, तो पृथक निर्वाचन मंडल हरिजनों के लिए 1935 के एक्ट से इनको दिया गया। दूसरी बात, भारत सचिव के परिषद की समाप्ति कर दी गई। तो ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भारत सचिव के परिषद की समाप्ति कब की गई, तो 1935 के एक्ट से। दूसरी बात, ये भी ध्यान दीजिए कि 1965 की समाप्ति कर दी गई, तो ये व्यवस्था दी गई कि जो सचिव है वो कुछ सभासद उसके साथ नियुक्त किए जाएंगे उसके लिए, जो उसके शासन में सहयोग करेंगे। दूसरी बात, बर्मा को 1935 के एक्ट से अलग कर दिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो भेदभाव आधारित जो मतदान पद्धति उसे यहाँ भी जारी रखा गया और थोड़ा सा परिवर्तन ये किया गया कि 10% मतदाताओं को इसमें शामिल किया गया चुनाव में भाग लेने के लिए, यानी वोट डालने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को अलग से कुछ अधिकार दिए गए। तो इस तरह हम देखें तो 1935 का जो केंद्र संबंधी प्रावधान है एक्ट में, वो इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर हर परीक्षाओं में इससे सवाल पूछा जाता है। धन्यवाद।